हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खत्म किया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग अगले लेक्चर में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस तरह से ना मैं इस तरह से कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लिया है, और इसके अंदर मैंने ना इनपुट हो ना, इसके अंदर मैंने ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। बस ये नोटेशन है, मान के चलिए जैसे दो वर्टिकल लाइन के बीच में अगर मैं इनपुट वेरिएबल्स डालता हूं, ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें अगर डालता हूं तो इसको हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। उसी तरह से इस तरह से बॉक्स के अंदर अगर मैं x डालता हूं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डालता हूं तो हम लोग इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डालूं यानी इनपुट डालूं तो इस फंक्शन को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। तो ये नोटेशन है इसका, क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर अगर क्वेश्चन हो तो इस तरह का नोटेशन यूज करता है, और ये इस टाइप से करके बोल देता है दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जिस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग GIF शॉर्ट में लिखते हैं, उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप शॉर्ट में FPF लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसको कि डिफाइन किस तरह से किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रियल नंबर जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। कोई भी रियल नंबर इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक। तो सपोज कर लीजिए मैं कोई रियल नंबर लेता हूं 2.33। अब 2.33 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0.33। सपोज मैं 2 लेता हूं तो 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक रियल नंबर है, और इस 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या है 2, और फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है 0.0। अगर मैं अनदर रियल नंबर की बात करता हूं यानी मैं -3.2 लेता हूं तो इस -3.2 का इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो -4 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.8। अब यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेंगे कि आप सोचेंगे कि सर -3.2 का इंटीग्रल पार्ट -3 और फ्रैक्शनल पार्ट अब -2, इस तरह से भी तो लिख सकते थे। तो एक चीज ध्यान रखें कि ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग निगेटिव में नहीं लेते। तो अगर -3.2 लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से -4 + 0.8 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर रियल नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर आप देख रहे हैं, तो रियल नंबर यहाँ पर x लिख लिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x कोई भी रियल नंबर है x, और ये इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हम लोग क्या रख दिए इस तरह से, ठीक। अब देखिए यहां से फ्रैक्शनल पार्ट x की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये प्लस वाला पार्ट क्या हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इस तरह से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ इंटीग्रल पार्ट। ये जो बॉक्स x है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल पार्ट को, और ये जो है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को। इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं। अगर y इक्वल टू x माइनस बॉक्स x लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो हम इसको
समझ लेंगे कि ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका ख्याल रहे आपको, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अब चलते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ बनाने के बाद हम लोग इसके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम लोग, देखिए तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने बोला कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ है, एंड दिस कैन बी रिटन एज, यहां से लिखते हैं हम लोग, यहां से y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट, ऐसे बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड दिस कैन बी रिटन एज x माइनस बॉक्स x, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए, तो इसको हम लोग x माइनस बॉक्स x लिख सकते हैं। तो ये x माइनस 0 होगा कब, यानी x माइनस 0 होगा कब, जब x आपका 0 से बड़ा, या ये ऐसा कंडीशन होगा। ये बताता हूं मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा डर लगता है, बट डरने की बात नहीं है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं इसको। x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है, x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1, x प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2, इस तरह से ऊपर की तरफ और इस तरह से नीचे की तरफ चलते चला जाएगा। अब मुद्दा ये कि भैया इसे लिखे कैसे, तो ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला लेक्चर देखा है कि नहीं, यानी उसका जो ग्राफ मैंने बताया था उस लेक्चर देखा है कि नहीं, क्योंकि वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये ऐसे भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर मैंने x माइनस 0 लिखा है। क्यों लिखा है x माइनस 0, क्योंकि हमको पता है ये बात कि अगर x 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। आपको याद होगा इस तरह से मैंने डिफाइन किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या था, ये 0 के बराबर था, ठीक है, याद होगा। ये कब होता था, जब x क्या होता था हम लोग का, जब x क्या होता था, 0 से 1 के बीच में होता था। फिर ये 1 के बराबर होता था जब x हम लोग का 1 से 2 के बीच में होता था। फिर ये 2 होता था जब x 2 से क्या होता था, 3 के बराबर होता था। इस तरह से आपको याद होगा। तो अगर x 1 से 2 के बीच में ना, x 1 से 2 के बीच में है, तो अगर x 1 से 2 के बीच में यहां पर है, तो ये जब ओपन होगा तो क्या देगा, यानी x के जगह x एज इट इज लिखा जाएगा, और ये जब ओपन होगा तो क्या देगा, 1, क्योंकि x जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 के। सिमिलरली आप देख सकते हो आगे, ठीक है। सिमिलरली जब x 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, जब x 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो y किसके बराबर होगा, 2k, यानी ये बॉक्स किसके बराबर होगा, 2k। तो x के जगह मैंने x लिख दिया और इसके जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब ये होगा तो आप समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, तो आप देखिए x माइनस 1 से बड़ा, या अगर x माइनस 1 से बड़ा या उसके बराबर 0 अगर 0 होगा, तो आपको याद होगा ऐसा कि मैंने बताया था ये -1 होता है, और ये ऐसा कुछ सिचुएशन बताया था मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था -1 और x। आप जाके देखें, उसको समझ में आएगा कि x जब -1 से बड़ा या उसके बराबर और 0 से छोटा होगा, तो इसका जो बॉक्स होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के। तो जब x -1 से बड़ा और 0 से बड़ा होगा, तो इसका बॉक्स -1 के बराबर होगा। यानी ऐसा सिचुएशन होगा कि x माइनस, इसका बॉक्स किसके बराबर है, -1 के बराबर, और माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी तरह से x प्लस 2, उसी तरह से x प्लस 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसके ग्राफ बनाने की बारी है। तो आप सिंपल, आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, फिर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना है,
y इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बनाना है। किसमें? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। आपको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ बनाते समय सिखाया था कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में यानी उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है, उसके बाद जगह नहीं है बोर्ड पर, उसके बाद मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। बस आप दिमाग में रखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, फिर x माइनस वन, फिर x माइनस टू, फिर x माइनस थ्री, इस तरह से, फिर x प्लस वन का बनाना है, फिर x प्लस टू का बनाना है, फिर x प्लस थ्री का बनाना है। ठीक है, इस तरह से दिमाग में यहाँ रख देता हूँ। ठीक, तो आते हैं हम लोग इसके ऊपर, इसके ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके ग्राफ को हम अगर कंस्ट्रक्ट करें, ठीक, तो इसके लिए कि हम लोग बनाते हैं x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, y हो गया, आप एक बार y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का हम लोग ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, फिर ये ठीक है, मैं बस सिखा रहा हूं। ठीक है, आपको मैं एक फिर से एक बना के दिखा दूंगा। अभी मैं सिखा रहा हूं कि ये ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, राइट। ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूं उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको y इक्वल टू एक्स ले लें। ठीक है, ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये सारा ये y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, आप देख सकते हैं ये सारा स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, और सारा स्ट्रेट लाइन जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। पैरेलल क्यों? क्योंकि आप सबका स्लोप देखें किसके बराबर है, सबका स्लोप किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखिए स्लोप क्या है, x का कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट उसका क्या बतलाता है, स्लोप बतलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी लाइंस में x का कोफिशिएंट, जितने भी लाइंस हैं उनका जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं सब में x का कोफिशिएंट किसके बराबर है, 1 के बराबर। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको, ठीक है, ये सारे पैरेलल लाइन से एक बात का ख्याल रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर C क्या होता है, C क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, राइट। अगर कोई ग्राफ इस तरह से है, ठीक, इस तरह से मैंने कोई स्ट्रेट लाइन बनाया y इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये y और ये x है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, 0, c, यानी ये जो हाइट होता है ना ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से हाइट जो होता है इसका, ठीक है, वो इसका होता है y इंटरसेप्ट। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये तो y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है। ठीक, अगर y इक्वल टू एक्स माइनस वन की अगर बात कर लूं, ठीक, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, -1 के। ठीक, ये y डैश है, ठीक, ये y डैश है। ठीक है, तो हम लोग का ये y डैश है, तो ये क्या है, किसके बराबर है, -1। इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है -1 के बराबर है। ठीक, और इस लाइन का मैं यहाँ पर रेड मार्कर से कर देता हूँ, और इस लाइन का y इंटरसेप्ट किसके बराबर है, -2 के। इस लाइन का y इंटरसेप्ट 1 के। देख लीजिए ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट किसके बराबर है, 1 के, और इसका y इंटरसेप्ट किसके बराबर है, 2 के। ठीक है, आप है ना, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, अगर आपको मैं बोलूं कि भाई y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ ड्रॉ करो ना, ऐसे बोलूं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कॉमन है, कॉमन सी बात है एकदम। y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा होगा। आप देख लीजिए, जहां पर ये जो होगा y एक्सिस के साथ, ये जो लाइन है y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन लेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 2 होगा,
यानी ये जो हाइट है वो कितने के बराबर होगी, 2 यूनिट के बराबर होगी। ये जो हाइट है वो किसके कितने यूनिट के बराबर होगी, 2 यूनिट के बराबर होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ ग्राफ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए, आपको अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अब यहां पर आपका क्या होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा। सिंपल है, आपको ग्राफ बनाने आता, आप देख लीजिए ना, y = x-1 वाला जो लाइन है ना, ये x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन बनाएगा, यानी इसका रूट जो x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन बनाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर y की जगह आप जाके क्या पुट कर दोगे, तो y की जगह आप 0 पुट कर दोगे, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पर क्या आ गया, 1। उसी तरह से ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ क्या इंटरसेक्शन बना रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर y = जाके क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये लाइन जो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन लेगा, तो x एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन लेगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो ये सब अगर मैं बता रहा हूं तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने आता है आप लोग को। ठीक, अब मुद्दे की बात। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि y = x का जो आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आपने नोट किया होगा, ये y = x का जो ग्राफ बनाना है मेरे को, ठीक है, देखिए ये y = x का जो ग्राफ बनाना है, y = x का ग्राफ बनाना है, कब बनाना है, जब x 0 से 1 में हो। फिर x + 1 यहाँ पर x - 1 का ग्राफ कब बनाना है, जब x 1 से क्या हो, 2 में। और x - 2 का ग्राफ कब बनाना है, जब x 2 से क्या हो, 3 में। उसी तरह से यहाँ x + 1 का ग्राफ कब बनाएंगे, जब x - 1 से क्या हो, 0 में। तो आप देख सकते हो y = x का ग्राफ जो है, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाला फिर बात हो गया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 1 में ना, ये बतलाता है भाई 0 से 1 में हमको ग्राफ बनाना है, यानी 0 से 1 में ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसकी बात अगर कर ले, ठीक, हाँ इसकी बात कर ले, राइट, x - 1 की, नहीं y = x, सॉरी, y = x का ग्राफ आपको कब बनाना है, 0 से 1 में। तो 0 से 1 में ना, आपको 0 से 1 में, यानी आपको बोले थे ना इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको याद होगा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में किए थे 0 से 1 में, हमको 0 से 1 में ये ब्रांच चाहिए ना, ये जो लाइन है वो 0 से 1 में चाहिए, यानी ये पार्ट है ना, मैं रेड मार्कर से इस तरह से बना रहा हूँ, रेड मार्कर से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, ओपन इसी कारण कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, ओपन मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर 1 पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से y = x - 1 का ग्राफ कब बनाना है, जब x 1 से 2 में हो, यानी 1 से 2 में, राइट। तो अब बाकी पार्ट है ना, बाकी पार्ट का कोई काम नहीं है, बाकी पार्ट का कोई काम नहीं है बाकी पार्ट का। ठीक, तो ये 1 है। ठीक है, 1 से 2 में आप बनाइए, तो 1 से 2 में अगेन 1 और 2 इस तरह से। ठीक, तो आप देखेंगे ये पार्ट आ गया ना आपका, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट आ गया। ठीक है, और बाकी 1 से 2 में ही बनाना है। अब देखिए ये ब्रांच का काम किसमें है, इस ब्रांच का काम 1 से 2 में है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं निगेटिव वाला, -1 से 0 में x + 1, -1 से 0 में, राइट, -1 से 0 में। ठीक है, -1 से 0 में, राइट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक, -1 से 0 में, -1 से 0 में ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं बार बार ओपन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, तो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक, ये वाला पार्ट। ठीक, अब बाकी के पार्ट का कोई काम नहीं है। ठीक, बाकी के पार्ट का कोई काम नहीं है। ठीक, उसी तरह से आपको याद होगा यहाँ पर x + 2, ठीक है, -2x1। ठीक, यानी -2 से -1 में ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, और बाकी का कोई काम नहीं ना। रेड मार्कर से आप देख रहे हो, बाकी पार्ट को मैं डिलीट करूंगा। ठीक है, बाकी पार्ट को मैं डिलीट करूंगा। आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरह से ना, इस तरह का ब्रांचेस दिख रहा होगा, राइट, इस तरह का ब्रांचेस दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें ये वाला ब्रांच कौन है, y = x का, y = x - 1 का, इस टाइप से दिख रहा होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैंने ये बताया कि इसका ग्राफ ऐसे क्यों होता है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। ठीक,
अब फाइनली अब क्या होता है एक्चुअली में, आपको समझ में तो आ गया ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। अब फिर जब आपको इसके ग्राफ का जरूरत, अगर कोई बोलेगा कि हाँ भैया इसका ग्राफ बनाओ, तो फिर आप है ना इतना एक्सप्लेन करने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक। आप इतना सोच के ग्राफ नहीं बनाओगे, अल्टीमेटली आपको ग्राफ ही याद करना है। वो समझा दिया मैंने कि ग्राफ बना कैसे, राइट। अब आते हैं हम डायरेक्टली कि फ्री हैंड में, जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ बनाए थे, फ्री हैंड में इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। दो तीन चीज नोट कर ले, ठीक है। देखिए 0, ये ग्राफ जो है, ठीक, ये 1 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। इसका जो हाइट है ना, ये ग्राफ का हाइट है, देखिए बहुत ही खूबसूरत ग्राफ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा यूज में आता है, ठीक। आप कंटिन्यूटी पढ़े, डिफरेंशियबिलिटी पढ़े, ठीक है, कैलकुलस के आने वाले जितने भी चैप्टर हैं लिमिट वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक। तो आप देख ले, ठीक, कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट 1 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी इसका ग्राफ एक बार मैं बना लेता हूँ, ठीक, एक साथ बनाता हूं। देखिए -2 इंटीग्रल वैल्यू -2 -1 0 1 2 इस तरह से, और हाइट इस ग्राफ का 1 है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अब मैं एक साथ ना फ्री हैंड में इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फ्री हैंड में मैं इसका कैसे ग्राफ बना रहा हूं, ठीक। आपको फ्री हैंड में अगर ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए फ्री हैंड में, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया था फ्री हैंड में, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, मेरा मतलब मेरे हाथ पर ध्यान दीजिएगा कैसे चल रहा है, राइट। ठीक है, आपको ऐसे जाना है, ठीक। ऐसे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना ले, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन y = 1 का, ठीक है, y = 1 का जो हाइट 1 है, राइट। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले। आप देखिए ध्यान से, ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर 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 ऐसे गए, फिर ऐसे आए, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर यहां पर बबल, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, फिर ऐसे आए, फिर इस तरह से, ठीक, इस तरह से चलते चलेगा, ठीक है। तो जगह नहीं है मेरे पास, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस मैंने कम लिया है, फिर भी आप समझ सकते हो ना, समझ सकते हो ये ग्राफ ऐसे रन करेगा, ठीक है। मैं एक बार बना लेता हूँ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ अगेन, ठीक। दो तीन बात का ख्याल रखिए, ये जो मैं डॉटेड लाइन दे रहा हूं ना, डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, राइट। वो तो मैं ऐसे ही सिमेट्री के लिए, मतलब साफ साफ ग्राफ बने उसके लिए कर रहा हूं। 1 2 3 4 सारी इंटीग्रल वैल्यू लिख दीजिए, -1 -2, ठीक है, -3, ठीक है, इस तरह से, राइट। इस तरह से आप इसका ग्राफ बनाएंगे y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फ्री हैंड में, ठीक है। अगेन आप ध्यान दिए होंगे, ठीक है। एक बार और पॉज कीजिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, या रिकैप में जाके एक बार और देखो, ठीक है, या डाउनलोड वगैरह कर लो तो और भी क्लियर रहेगा, ठीक है। आप पॉज करके देख पाओगे, ठीक। तो आप देखिए ये डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, ओनली बोल्ड लाइन आप जो देख रहे हो ना, बोल्ड लाइन, ये बोल्ड लाइन दैट इज द पार्ट ऑफ ग्राफ, ठीक। अब देखिए, अब जैसे ग्राफ जैसे आपके सामने बन के तैयार है, और इसका डोमेन रेंज आप 1 मिनट में बता सकते हो, ठीक है। डोमेन रेंज अब देख के ही बता सकते हो कि क्या होगा इसका, ठीक। अच्छा, तो देख, ग्राफ को देखने से आपको क्या क्या पता चल रहा है, ग्राफ को देखने से आपको ये पता चल रहा है, ठीक है, कि इस ग्राफ का जो रूट्स है, ठीक है, रूट्स ऑफ द ग्राफ, अगर मैं रूट्स ऑफ ग्राफ की बात करूं, सबसे पहले मैं रूट्स ऑफ ग्राफ्स की बात करूं, इस ग्राफ्स का, या रूट्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, रूट्स ऑफ दिस फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका रूट्स क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। अब देखो 0 1 2 3 4, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स, राइट, रियल रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये एक्स एक्सिस को ना रूट आपको कहाँ मिलता है, जहां पर कर्व y एक्सिस को जहां पर कर्व x एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है,
ठीक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स, मैंने रूट्स के ऊपर एक लेक्चर बनाया, आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को केवल इंटीग्रल पॉइंट पर ना, इंटीग्रल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, इंटीग्रल पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, केवल इंटीग्रल रूट्स देगा। और इसके रूट्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है। अगर आप देखें नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो नंबर ऑफ रूट्स क्या है इसके, इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है इसके। ठीक है, तो अब डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन की। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, आर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक में ग्राफ है। और अगर फंक्शन के रेंज की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस फंक्शन का जो रेंज होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको अलग अलग तरह से देखेंगे। ठीक है, इस फंक्शन का रेंज, इसका मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, 0 से 1, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो मिनिमम वैल्यू, यानी इसकी जो लिस्ट वैल्यू वो क्या है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू अगेन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन इसका जो ग्राफ पाया जाता है वो देखिए 0 से 1 में, 0 से 1 में ही है, इंक्लूडिंग 0 और एक्सक्लूडिंग 1, राइट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, 0 से छोटा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और 1 के ऊपर। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के क्या है, ऊपर है ना, राइट। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, यानी इसका वाई कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझे आप। ठीक है, धीरे धीरे आपको ग्राफिकल अप्रोच आएगा। ठीक है, अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन, ठीक है, कभी भी निगेटिव वैल्यू तो प्रोड्यूस करेगी ही नहीं। ठीक है, वाई कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब इसका जो, यानी इसका रेंज अगर 0 से 1 में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं ना कि साइन एक्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, -1 से क्या होता है, 1 में। ठीक है, -1 से 1 में होता है, -1 से 1 तक की वैल्यू दे सकता है। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की अगर बात करें तो ये 0 से 1 में होगा। यानी अगर सिंपल सी बात है, जैसे आपको बोले ना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब -1 से 1 तक के बीच में कोई वैल्यू लिखी हुई है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो समझ लो कि 0 से 1 ना, 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लिखी हुई है, यानी 0.2, 0.3, 0.55, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, राइट, फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हमेशा 0 से 1 में होता है, 0 इंक्लूडिंग है और 1 क्या है, एक्सक्लूडिंग है, राइट। तो ये ध्यान से देख ले इसके बारे में। हाँ, एक और चीज कि हर ब्रांच का हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 4 है। ये x प्लस 1 है और ये x प्लस 2 है, और ये क्या है, x प्लस क्या है, 3 है। ठीक है, रेंज आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हम लोग का। ठीक है, डोमेन इसका सेट ऑफ रियल नंबर से, इसका मतलब कुछ भी वैल्यू आप उठा के रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप है ना, आप कुछ भी वैल्यू उठा के रख लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.5 ले लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.5 कितना हो जाएगा, 0.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मतलब रख सकते हो। अभी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं तो वो धीरे धीरे पता चलेगा, पहले इसको नोट कर लिया आप लोग। हर ब्रांच का एक क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, इस पर ख्याल रखेंगे। ठीक है, कि इस तरह से इसको मेमोराइज करेंगे, है ना। पता है रेंज ऐसा होता है 0 से 1 में, वो मेरे को पता है, बट इस तरह से ध्यान में रखें। ठीक है, ये अगर ऐसे लिखा होता है ना तो वो ज्यादा अच्छा फील करता है। ठीक है, कि हाँ साइन एक्स -1 से 1, राइट, ये ठीक, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, दिमाग में रहता है। तो डोमेन, रेंज, ठीक है, ये सब लिख लिए। ठीक, तो सबसे पहला सवाल, ठीक, छोटा छोटा बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सपोज कर लो इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है ना।
सपोज कर लो 3 लिखा हुआ है या 1.2 लिखा हुआ है, इफ ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, x क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 x 5 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी 1.2 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। 1 तो अगर ये 1 भी लिखा हुआ है तब भी x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? 5, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लो x क्या होगा? इसका 5 होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर दो तीन बात डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। 2-3 बात डिस्कस करने वाला क्या है कि आपको सपोज कर लो ऐसा कुछ बोल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2, तो 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.2 है, 0.2 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब सपोज कर लो, अब तुमको कोई लिख रहा है 10.235, ठीक है। 10.235 का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या हो जाएगा? इसका 0.235 हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11 बोल रहा है कोई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11 या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 बोल रहा है 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 0 के बराबर हो जाएगा, हाँ, क्योंकि 3 इसका रूट है ना भाई, इसका 3 क्या है? इंटीजर्स इसके क्या है? रूट है, और इंटीजर्स जब इसके रूट है तो जब वो वैल्यू रखेंगे x के जगह, ठीक है। रूट्स तो क्या होता है? x की वैल्यू होती है ना, ठीक है। और वो x की वैल्यू जिस पर क्या हो जाए? y क्या हो जाए? 0, तो ऑब्वियसली जब इसका रूट्स मैंने बता दिया कि इंटीजर्स है, तो जब मैं इंटीजर रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या दे देगा? 0 दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका रूट्स है, रूट्स पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक। अब देख ले, अगर मैं -3.2 लूं तो ये क्या हो जाएगा? -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 हो जाएगा, ठीक है, 0.8 हो जाएगा। अब ये 0.8 स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगता है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, आप देखो, ठीक है, आप देख लो यहाँ पर, देखो मैं इसको दूसरी तरह से भी समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ना, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस बॉक्स x, लिखा था, ठीक। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिखा? 7.2, अब रख दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पर 7। ये रिजल्ट तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट, ठीक है, आपको याद रखना है। x के जगह ना आप 7.2 रख लीजिए, जहां जहां x है 7.2 रख लीजिए, यहां भी बॉक्स 7.2 रख लीजिए, ठीक है। तो 7.2 और बॉक्स 7.2 क्या होता है? 7 के बराबर। अब ये घट के क्या दे देगा? 0.2, दैट्स इट, आ गया ना 0.2, ठीक है। तो बिगनर्स को थोड़ा मोड़ा ऐसे देखना पड़ता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो देख के बता दोगे। अगेन मैं -3.2 लेता हूं, ठीक है, x के जगह यहाँ पर क्या लेता हूं? -3.2, तो x के जगह यहाँ पर क्या ले लूंगा? -3.2, और बॉक्स -3 क्या ले लूंगा? 2। अब देखिए -3.2 और -3.2 का बॉक्स इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर, -3.2 के इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है? -4 है। अब देख लीजिए -3.2 +4 और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0.8 के, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.1 बोलेगा तो आप देख के बता दो ना, 0.9 होगा, दैट्स इट, हो गया, ठीक है, 0.9 के बराबर होगा, ठीक है। 0.2 हुआ तो 0.8 के बराबर होगा। तो ये था इसके बारे में, ठीक। अब इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं, इसको देख ले थोड़ा ध्यान से, इसको लिख ले इसको, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारा कुछ इसके ग्राफ में ही छिपा हुआ है, ठीक है। ग्राफ से इसके प्रॉपर्टीज को, हम सारे प्रॉपर्टीज को डील कर सकते हैं, ठीक। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, पहला नंबर प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं, प्रॉपर्टीज, पहला नंबर प्रॉपर्टी की बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होता है? 0। सिंपल सा फंडा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 होता है, दिमाग में रख लेंगे इसको, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। दूसरा नंबर, अगर x प्लस माइनस इंटीजर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्या है? i क्या है? इंटीजर है, इसका ख्याल रखें, ठीक है, इंटीजर है।
तो अब देखिए एग्जांपल लेके देखता हूँ ना, एग्जांपल लेता हूँ x बराबर 3.5 ले लें अपना, x बराबर 3.5 ले लें और यहाँ इंटीजर है, कोई इंटीग्रल वैल्यू ना, कोई इंटीग्रल वैल्यू आप 2 ले लो ना, सपोज कर लो 2 ले लो, राइट। तो अब देखो 3.5 और मैं प्लस माइनस वाला एक साथ ले लो, आप इंटीजर जोड़ो या इंटीजर घटाओ, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट। आंसर विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। जैसे 3.5 लिया और मैं प्लस के साथ आता हूँ, राइट, प्लस के साथ यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड की, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। मैं अच्छा दिखने के लिए चलो 3.6 ले लेता हूँ, राइट। तो ये थोड़ा देख ठीक रहेगा। तो 3.6 और प्लस 2 कितना हो गया 5.6, और 5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट स्टूडेंट किसके बराबर होगा 0.6 के ना, 0.6 के बराबर होगा। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया 3.6, राइट, 3.6। तो x की वैल्यू 3.6 लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.6 अगेन क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.6 के बराबर हो जाएगा। सो सिंपल, ठीक है, ओके। इसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक प्रॉपर्टी था शायद, वो मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं, फिर भी अगर वहां पे मिस हुआ है तो आप देख ले, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूरी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये एक ही जैसा मतलब मिला हुआ है, ठीक है। जैसे इसके ग्राफ को मैं वहां से ही डिराइव किया हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। सो प्रॉपर्टी मिक्स करके भी मतलब बता सकता हूं इसका। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ना बॉक्स दे दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ना x प्लस माइनस आई लिखा हुआ है ना, ठीक, x प्लस माइनस आई लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस केस में ना इंटीजर बाहर आ जाता है ना, इस केस में इंटीजर बाहर आ जाता है। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात हुई ना, तो यहाँ पर इंटीजर गायब हो जाता है। बस दिमाग में रखें कि फ्रैक्शनल पार्ट की अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अगर बात कर रहा हूं तो इंटीजर यहाँ पर गायब हो जाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंटीजर गायब नहीं होता, ठीक है, ये डायरेक्ट बाहर आ जाता है। अगेन सेम एग्जांपल के साथ ले लेते हैं, सेम एग्जांपल 3.6 और 2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लो, और मैं प्लस के साथ करता हूँ, माइनस के साथ आप खुद कर लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, x कितना हो गया 3.6 और इंटीजर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 5.6 हो गया। और 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है 5 के बराबर होता है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें x के जगह आप क्या ले लें, x के जगह 3.6 और प्लस ना, एक साथ मैं प्लस के साथ ले रहा हूँ ना, प्लस ले रहा हूँ, तो प्लस यहाँ पर कितना है, इंटीजर मैंने क्या लिया, इंटीजर 2 लिया है, तो 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5। देख लो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS आ गया, ठीक है, सो सिंपल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें दिमाग में रखना है इस बात को, ठीक। 4th नंबर प्रॉपर्टी पर आते हैं स्टूडेंट, 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर प्रॉपर्टी में यहाँ बता रहा हूँ, ठीक। 4th नंबर पे आते हैं। 4th नंबर की अगर बात करें, ठीक है, तो 4th नंबर की अगर बात करें तो इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ऊपर अगर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, ठीक, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ऊपर बॉक्स लगा हुआ है तो ये क्या दे देगा 0 दे देगा 5th नंबर में। और अगर बॉक्स अंदर आ गया और इसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तब भी आंसर क्या होगा 0, ठीक है, ठीक है। यानी फिर से मैं कर देता हूं, ये ऐसा कुछ सिचुएशन, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। ये दोनों के मिलता जुलता है, वो देख लो आप। इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर लेता हूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर लेता हूं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, काफी यूज में आता है क्वेश्चन बनाते समय फंक्शन का, ठीक है, कैलकुलस का कोई भी चैप्टर में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इस 4th नंबर का एक्सप्लेनेशन यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट वो तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू देता है, ठीक है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा किस टाइप की वैल्यू देगा 0.99, 0.5, 0.6, 0.76, ठीक। तो आप किसी भी, अब देखिए अब अगर सपोज कर लो फ्रैक्शनल, आपको ये बात तो पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसा सिचुएशन होता है 0 से 1। अब बॉक्स के अंदर ना, बॉक्स के अंदर अगर मैं बॉक्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर मैं 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले, सपोज कर लो 0.2 ले लो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा 2 के, ठीक है। 0.5 ले लो, ठीक है, ऑब्वियसली 0.5, 0.2, 0.7, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इसी टाइप की वैल्यू क्या करता है प्रोड्यूस करता है।
या 0.55 ले लूं, तब भी इसका बॉक्स क्या होगा 0। इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर बताया था नंबर लाइन पर 0.55, इसका इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हो गया, देख लीजिए समझ में आ गया होगा आपको कि बॉक्स के अंदर मैंने अगर 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू रख दी तो ऑब्वियसली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आते हैं इसके ऊपर, फिफ्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर की बात कर ले तो ये, ठीक है, आपको स्टूडेंट पता है कि ये अगर लिखा हुआ है तो घुमा फिरा के क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीजर लिखा हुआ, राइट। और इसका मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ रखा हुआ है इंटीजर, यानी ये अगर ये लिखा हुआ है तो समझ लो ये तो किसके बराबर होता है, क्या प्रोड्यूस करता है इंटीजर। और इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 होता है, वो यहां से देख लो, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, हो गया ये। इसका एक और प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, और इससे भी अगर मन नहीं भरा तो एक्स के जगह कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्स के जगह कुछ भी वैल्यू लो, 3.5, 7.5, -5.2 समथिंग लेके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं इसके। 6 नंबर प्रॉपर्टी में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये 1 के बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, एक्स जब इंटीजर नहीं है, एक्स जब इंटीजर है, और ये कब होता है जब एक्स इंटीजर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही देख लो, ऐसा है इसी तरह का एक प्रॉपर्टी मैंने इसमें भी लिया था, इसी तरह का प्रॉपर्टी मैंने लिया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब देख लो, अब x के जगह ना कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू लो 2.3, तो जब x के जगह नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेते हो तो 2.3 और x के जगह -2.3। ठीक है स्टूडेंट, देखे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 के बराबर और -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर 0.7 के बराबर। अब दोनों का सम लगा लो, हमेशा क्या होगा 1, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स दोनों का सम 1 के बराबर होता है अगर एक्स इंटीजर नहीं है। और अगर एक्स इंटीजर है, सो सिंपल, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स इंटीजर है, 7 ले लो, 7 सपोज कर लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 क्या होगा 0। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है 0, तो 0 + 0 क्या हो गया 0, दैट्स इट। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x हमेशा किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक, तो ये रहा। स्ट्रेस डाल के मैं प्रॉपर्टी में एक बार स्ट्रेस डाल के फिर से लिख देता हूं। ठीक है, फिर से लिख देता हूं कि ये चीज हमेशा दिमाग में रहे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं एक प्रॉपर्टी के अंदर ही डाल देता हूं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग का ये रहा प्रॉपर्टीज। आज हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ देखा, इसके डोमेन रेंज के बारे में देखा, ग्राफ कैसे बनता है वो देखा, प्रॉपर्टीज देखा। ठीक है, तो हम लोग का ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रहा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इस तरह से जो एलिमेंट्री फंक्शंस हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।